लीजिए इसका जल्दी से जल्दी। सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुराना जो धर्म है ग्रंथ है वो हमारा ऋग्वेदिक ही है। नोट कर लीजिए, इसे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। चलो देखो, जो आर्यंस थे उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का था उसका दमन कर दिया गया। और यहाँ पे एक चीज़ आती है, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, द लैंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 नदियों की धरती। जो सबसे पहली सभ्यता थी जो 7 नदियों की धरती पर रही, विराजमान हुई और उन्होंने यहाँ पर एक अपनी एस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था द लैंड ऑफ 7 रिवर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। जो 7 नदियों के बीच में जो सभ्यता थी, वैदिक सिविलाइजेशन थी, आर्यंस थे जो आकर बसे थे, जो उनका एक क्षेत्रफल था वो था 7 नदियों के अंदर, 7 नदियों के किनारे। मीन्स इसका एक आपको एक बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर आज के टाइम में कोई शहर या कोई कस्बा, कोई स्टेट है, सपोज करिए आपका जो मेरठ है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, या आपका बिजनौर है, और आपका बागपत है, गाजियाबाद है, आपके इसे कहा जाता है दोआब क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र। एक साइड आपकी यमुना बहती है, ये यमुना भी कहते हैं, जो शामली और करनाल के बॉर्डर पर बहती है, मतलब कि मीन्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर बहती है। और दूसरी ओर हमारी बहती है आपकी गंगा नदी, और जो आपकी रामगंगा बहती है वो आपकी मुझे बिजनौर से ऊपर बहती है। तो एक तरीके से कह देते हैं इसके जो अंदर का क्षेत्र है गंगा और यमुना के क्षेत्र का, सपोज कह सकते हैं कि एक ऐसा द लैंड ऑफ 2 रिवर्स, मतलब 2 रिवर्स को बीचों का जो एक क्षेत्र है उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जिस सभ्यता के लोग रह रहे हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं, इस तरीके से पहले था द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 7 नदियों की धरती के आसपास के रहने वाले प्राणी जितने भी थे वे थे आर्यंस। ठीक है, देखिए वैदिक सिविलाइजेशन में हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और ये आपको बिल्कुल मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका कहाँ पर मिलेगा, देखो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल के अंदर, एफकैट के अंदर, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, और आपकी एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी कंबाइन 10+2 के अंदर या सीजीएल के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला महत्वपूर्ण। और यूपीएससी प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि मैं दे चुका हूँ यूपीएससी प्री एक बार, 2019 का मैंने दिया था। ठीक है, R37 ब्यूरियल ग्राउंड, R37 ब्यूरियल ग्राउंड, आपने नाम सुना होगा, ज़्यादातर बच्चों ने सुना हो या ना सुना, मैं आपको बता दूँ। R37 ब्यूरियल ग्राउंड क्या था, एक कब्रिस्तान था। क्या था, एक कब्रिस्तान, और जो मशहूर था वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, एक कब्रिस्तान था R37 ब्यूरियल ग्राउंड, जो वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। ये आज की क्लास की आपकी एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जान कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और ये मैं खुद फेस कर सकता हूँ 3 से 4 एग्जामों के अंदर। ठीक है ना, देखो अब मैंने सब एक देखिए, जो मैंने आपको तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स बताई है ना, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उसे कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव प्रदेश। और वो किस लिए कहा जाता था, किस लिए उसे सप्त सैंधव प्रदेश का नाम दिया गया, उसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो 7 नदियों के किनारे, 7 नदियों के
तट पर या 7 नदियों के बीच में बसा हुआ एक प्रदेश था, एक प्रांत था, एक क्षेत्र था, जिसकी पहली नदी थी सिंधु नदी। ठीक है। सेकंड नदी थी आपकी रावी। थर्ड थी आपकी व्यास। फोर्थ थी आपकी झेलम। फिफ्थ थी आपकी सतलज। सिक्स थी आपकी सरस्वती। और एट थी आपकी नहीं सेवन थी आपकी चिनाब। ये देख लीजिए। वैदिक सिविलाइजेशन को कहा गया सप्त सैन्य प्रदेश। 7 नदियों के आसपास बसा हुआ क्षेत्र, आसपास बसा हुआ प्रांत, आसपास बसा हुआ प्रदेश। ठीक है। पहली नदी थी सिंधु, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि पढ़ेंगे हम आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। सेकंड थी रावी। थर्ड थी व्यास। फोर्थ थी झेलम। फिफ्थ थी सतलज। सिक्स थी सरस्वती। और सेवन थी चिनाब। सातों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नदियां हैं। इन सातों के सातों से हर बार क्वेश्चन आता है, एसएससी के अंदर आता है। एक कर्मचारी लेवल से लेकर एक यूपीएससी एस्पिरेंट इसे फेस करता है इस क्वेश्चन को। और इन सातों नदियों के अंदर से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो। आप भी एग्ज़ाम दे चुके हो या देने वाले हो और पढ़ भी चुके हो या पढ़ने वाले हो, आप सभी को पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, लास्ट ईयर के मॉडल पेपर उठा सकते हो, आपको इनमें से एक नए क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, जो आपका ऋग्वेद है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके अंदर इस तरह की 40 नदियों का वर्णन किया गया है। कितनी नदियों का वर्णन किया गया? 40 नदियों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में आपके। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और जो आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था, आपका 2018 में आया था। चलिए देखो, मैं आपको नदियों के नाम बताने वाला हूँ जो उनके प्राचीन नाम थे, पुराने नाम थे, प्राचीन नाम, और जो आपके करंट के नाम हैं, मतलब जो आपके हाल फिलहाल में जो बोले जाते हैं, करंट नेम। ठीक है। फर्स्ट आ जाता है आपका इंडस, जिसे बोला जाता था सिंधु। ठीक है। सेकंड आ जाती है आपकी गोमती नदी। जितनी भी नदियां हैं आपकी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर क्लियर कराई जाएगी। और कल मैंने आपको बताया कि कल से आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास शुरू हो रही है। ठीक है ना। गोमती, जिसे बोला जाता था गोमल, ठीक है। थर्ड थी आपकी सरस्वती, जिसे बोला जाता था सुवास्तु। ठीक है। फोर्थ है आपकी काबुल, जिसे बोला जाता था कुर्रम। देखें, आपकी करंट जो नदियां हैं और जो उनके प्राचीन नेम है, एक नदियां हुआ करती थी सिंधु, जिसे आज बोला जाता है इंडस। एक नदियां हुआ करती थी आपकी गोमल, जिसे आज बोला जाता है गोमती। एक नदियां हुआ करती थी आपकी सुवास्तु, जिसे आज बोला जाता है सरस्वती। एक नदियां हुआ करती थी कुर्रम, जिसे आज बोला जाता है काबुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ आपकी
प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था। देखिए आपकी एक नदी थी है सतलज, जिसे बोला जाता था सतुदरी, ठीक है। एक नदी है आपकी व्यास, जिसे बोला जाता था विपाशा, ठीक है। एक नदी है आपकी रावी, जिसे बोला जाता था पुरुषनी। एक नदी है आपकी चिनाब, जिसे बोला जाता था असिकनी। देखिए पांचवी नदी है आपकी सतलज, जिसे बोला जाता था सतुदरी। छठी नदी है आपकी व्यास, जिसे बोला जाता था विपाशा। सातवीं नदी है आपकी रावी, जिसे बोला जाता था पुरुषनी। और आठवीं नदी है आपकी चिनाब, जिसे बोला जाता था असिकनी। जल्दी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपकी नौवीं नदी है, जिसे बोलते हैं झेलम, जिसे कहा जाता था वितस्ता, ठीक है। एक नदी है आपकी गंडक, जिसे बोला जाता था सदा नीरा। यह आपकी 10 महत्वपूर्ण नदियां थी जो मैंने आपको लिखवाई और हैं अभी, लेकिन इनके प्राचीन नेम और करंट के नेम में बहुत डिफरेंट आ गया। जो पहले नाम बोला जाता था वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर, और जो आज बोला जाता है वे नाम बिल्कुल डिफरेंट है, और वे मैंने आपको नाम लिखवा दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो जो मैंने आपको नाम लिखवाया ना 100% बिल्कुल नहीं कहूँगा आज मैंने आपका बिल्कुल मोटो बदल लिया है। आपको मैं बिल्कुल सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। आपको मैं किसी भी फेर में या किसी भी तरीके से बहलाना फुसलाना नहीं चाहता हूँ कि भैया बता रहे कि 100% आएगा। देखिए पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्ज़ी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप नहीं पढ़ेंगे मैं तब भी पढ़ाऊँगा, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं तब भी पढ़ाऊँगा, आप लाइक नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे मैं तब भी पढ़ाऊँगा। मेरा चैनल चले ना चले मैं तब भी पढ़ाऊँगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी तैयारी हो रही है, ठीक है ना, मुझे कोई समस्या नहीं होने वाली। मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। देखो अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ ना 1 घंटा, तो 4 घंटे में पहले खुद पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी तैयारी हो रही है। देखो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, मैं तो अपनी मेहनत अपना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जाएगा तो सिर्फ आपका जाएगा, नुकसान होगा तो सिर्फ आपका होगा। पढ़ना या ना पढ़ना सिर्फ आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ आप कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ। आपको लाइक सब्सक्राइब करना है सब या शेयर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करें ना करें, मैं आज बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करने वाला। देखो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा तो देखो भाई सीधा बता रहा हूँ कि मेरा तो सीधा फ़ायदा हो रहा है एक तरीके से। मैं आपको 1 घंटा पढ़ाने के लिए 4 घंटे पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, एक तरीके से फोकस करता हूँ कैमरे के सामने। बिल्कुल मेरी हेजिटेशन भी दूर होती है। मैं एक तरीके से प्रयास कर रहा हूँ अपने आप को ग्रो अप करने के लिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे लेते हैं, मजाक में लेते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। असल में पता क्या होता है, देखो इंसान क्या होता है कि नहीं यार मैं इसका चैनल अगर सब्सक्राइब कर दिया ना, भाई इसका चैनल कहीं चल ना जाए, यार ये ऊपर ना हो जाए, यार ये ऐसा ना कर दें, इसके 1 मिलियन ना हो जाए, इसके 100K ना हो जाए, इसके 1 लाख ना हो जाए। हर इंसान अरे यार इसका तो चैनल चल जाएगा भाई, मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ, मैं क्यों लाइक करूँ, मैं क्यों शेयर करूँ। भाई मैं आपको कह रहा हूँ, देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको करना है करे। देखो आपसे एक विनती कर रहा हूँ, आपसे एक तरीके से कह रहा हूँ। देखो मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। मैं पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसे हूँ, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहूँगा। मेरा चैनल चले या ना चले, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है। मैं पढ़ाऊँगा। आपकी अगले महीने की 1 तारीख से आपके इंस्टीट्यूट कॉलेज खुलने जा रहे हैं, और आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी खुलेंगी, मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना।
मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का, और पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वो आपका काम है। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो एक युद्ध है, एक जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है 10 राज्य युद्ध। आपने ज़्यादातर बच्चों ने नाम सुना होगा 10 राज्य युद्ध। देख ये एक वैदिक सभ्यता के अंदर एक युद्ध हुआ था उस टाइम पे, पुराने समय की बात है, जिसे कहा गया 10 राज्य युद्ध। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कई सारे बहुत सारे कबीले थे और वे दो ग्रुप्स में बट गए थे। एक को नाम दिया गया था कबीलों का ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे, और एक का नाम दिया गया था भारत कबीला, भारत कबीला, ठीक है ना। जो इसके सहयोगी थे, इसके सहयोगी ऋषि थे कबीलों के, वे थे विश्वामित्र। विश्वामित्र आपने बहुत सुना होगा, विश्वामित्र के अरे बहुत ही पहुँचे हुए बहुत ही बड़े ऋषि बताए गए हैं। ये भारत कबीलों के जो ऋषि थे, उन जो इनकी मदद कर रहे थे, उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ, ठीक है, गुरु वशिष्ठ बोल दीजिए, ऋषि वशिष्ठ बोल दीजिए। और जो भारत कबीले का जो एक तरीके से राजा था, राजन था, जो इसका हिस्सा ले रहा था, मतलब कि इसके अंडर में जो कार्य चल रहा था, इसके अंडर में जो युद्ध चल रहा था, उसका नाम था सुदस, राजा सुदस। देख लीजिए वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के अंदर एक युद्ध हुआ 10 राज्य युद्ध, जिसे नाम कहा 10 राजाओं के 10 योद्धाओं के बीच में एक युद्ध का हुआ, उसे कहा गया 10 राज्य युद्ध। एक साइड थे कबीलों के, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे कबीले थे। 10 कबीले इकट्ठा हुए, 10 राजा इकट्ठा हुए 10 कबीलों के, वे एक साइड आ गए। उनके जो सहयोगी थे वे थे ऋषि विश्वामित्र। एक साइड थे आपके भारत कबीले के नाम से एक कबीला था, जिसके अंदर भी छोटे छोटे थे, वो भी कबीले थे। उसके जो गुरु थे, जो उसके ऋषि थे, वो थे ऋषि वशिष्ठ। और जो इसकी देखरेख या इसकी अगुवाई कर रहा था इस कबीले की, उस राजा का नाम था राजा सुदस। और जो इसमें विजय हुई वो हुई राजा सुदस की, भारत कबीले की। और जो आपका नाम पड़ा भारत का, वो इसी कबीले के नाम पर पड़ा। जो आपका जो नाम भारत है ना, जो इंडिया है, वो इसी कबीले के नाम पर पड़ा हुआ है। सुदस राजा की विजय हुई 10 राज्य युद्ध में। और जो ये युद्ध हुआ, ये हुआ रावी नदी के किनारे। देखो मैंने कहा था ना कि जो आपकी मैं नदियाँ बता रहा हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। देखो एक क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन सीधा आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे हुआ। 10 राज्य युद्ध को जीतने वाले राजा या योद्धा का क्या नाम था? राजा सुदस। वह किस कबीले से संबंधित था? भारत कबीले से। उस कबीले के गुरु, उस कबीले के एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आज बोल लिया था कि किसी कंपनी का मैनेजर या कार्यकर्ता, मतलब कि एक मैनेजर बोलते हैं कि उसकी देख रेख कर रहा है एक तरीके से। तो उस तरीके उस टाइम पे जो उनकी कूटनीति तैयार करते थे या युद्ध की किस तरीके की नीति होती थी, उस तरीके से उनके साइड थे गुरु वशिष्ठ, और इन कबीलों की साइड थे गुरु विश्वामित्र। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए 10 राज्य युद्ध। चलिए